हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 10th ऑफ अक्टूबर और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज केजे बालकृष्ण कमेटी को लेकर। दरअसल गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप करी है। किसकी अध्यक्षता में? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालकृष्णन के अध्यक्षता में। इस कमेटी का काम यह है कि पॉसिबिलिटी को जांचना कि जो दलित कम्युनिटी के लोग थे जो कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, क्या उन्हें शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया जा सकता है या नहीं। क्योंकि अभी तक जो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस था वो किन किन कम्युनिटी के पास था? हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट। पहले ये सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के दलित के पास था, पर लेटर ऑन 1956 में ये सिख कम्युनिटी के दलित को मिला। उसके बाद 1990 में ये जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी में थे दलित, उनको ये एससी का स्टेटस मिला था। क्योंकि इससे रिलेटेड जो रिजर्वेशन के जो बेनिफिट थे वो तभी मिल सकते थे जब आप शेड्यूल कास्ट में इनलिस्ट हो। पर ये जो बेनिफिट थे, ये जो इस्लाम और जो क्रिश्चियनिटी में जो कन्वर्ट हुए थे दलित कम्युनिटी के लोग, उन्हें ये नहीं दिया गया था। तो अगर हम लॉ को देखें तो द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 किसको प्रोवाइड करता है एससी का स्टेटस? हिंदूज को, अब साथ ही साथ सिख और बुद्धिस्ट को भी। क्यों? क्योंकि 1956 में ये सिख को मिल गया था और 1990 में बुद्धिस्ट को भी इंक्लूड कर लिया गया था। पर उसके बाद हुआ क्या कि जब ये द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनी थी, कैलकर कमीशन, इसने ये बोला था कि जो कास्ट बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कन्वर्ट होने के बावजूद वो बना रहता है। मतलब जो एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिला था, जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला था, वो उन दलित में भी देखने को मिला जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे। तो ये सजेस्ट करता है कि इन्हें भी एससी का स्टेटस दिया जाए। उसके बाद जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, इन्होंने भी रिकमेंड किया था कि जो एससीज हैं, जो दलित कम्युनिटी के हैं, मुस्लिम और दलित क्रिश्चियंस हैं, उन्हें भी एससी का स्टेटस मिलना चाहिए। तो ये हो गए प्रो में कि अगर आपसे कोई पूछे रीजन कि क्यों दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम को एससी का स्टेटस मिलना चाहिए, तो आप इन दो कमीशन का रिकमेंडेशन दे सकते हो। पर अब हमें जानना जरूरी क्या कि इसका अपोजिशन क्यों हो रहा है, मतलब क्यों कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। तो पहला जो आर्गुमेंट ये है, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका मतलब ये था कि जो दलित कम्युनिटी को एससी स्टेटस इसलिए दिया गया था क्योंकि वो एक सोशल जस्टिस का एक, मतलब हमें सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना था ऐसे लोगों को जो अनटचेबिलिटी का सामना करते थे। पर बाद की जो सब्सिक्वेंट जो गवर्नमेंट थी, उनका ऐसा मानना था कि कुछ दलित इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए तो वहां पर अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था नहीं। जो अनटचेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी में देखा गया था। तो कोई दलित अगर हिंदू कम्युनिटी का है तो उसे अनटचेबिलिटी का उसने फेस किया होगा। पर मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी में जो अनटचेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट हुआ नहीं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन अपना फेस नहीं किया, तो इसलिए आपको शेड्यूल कास्ट का कोई बेनिफिट दिया नहीं जाना चाहिए। तो ये पहला आर्गुमेंट हो गया। दूसरा, द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसका भी ऐसा मानना है कि एससी स्टेटस सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिए जो उस पर्टिकुलर सोशल डिसेबिलिटीज को फेस कर रहे हो, जो अनटचेबिलिटी के कारण हो रही हो। मतलब अनटचेबिलिटी के कारण आप पढ़ नहीं पा रहे, अनटचेबिलिटी के कारण आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, उन व्यक्तियों को ये एससी का स्टेटस मिलना चाहिए। पर जो अनटचेबिलिटी आपके रिलीजन में नहीं है, इन मुस्लिम इन क्रिश्चियनिटी, तो फिर आपको जो सोशल डिसेबिलिटीज का भी सामना नहीं करना पड़ा, तो आपको एससी स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए। ये आपका सेकंड आर्गुमेंट था। तो इसके बाद का जो आर्गुमेंट ये है कि जो आर्टिकल 341 है उसका क्लॉज 2 बोलता है कि जो दलित जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे वो डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स हैं। मतलब अब वो एक सिंगल एथनिक ग्रुप में नहीं आते हैं कि इनको इंक्लूड किया जा सके, वो अब अलग डिफरेंट कास्ट ग्रुप में चले गए क्योंकि उनका रिलीजन ही बदल गया। तो ये 3-4 आर्गुमेंट आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज ई रुपीज को लेकर है। दरअसल आरबीआई एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है जिसमें वो ई रुपीज को टेस्ट करेगा, उसकी फिजिबिलिटी को कि क्या वो कैसे इसकी रूपरेखा होगी, कैसे हम इसको और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो फिलहाल एक स्मॉल स्केल पर इसका यूज किया जाएगा। इसे ई रुपी या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी बोला जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ई रुपीज को यूज करने की घोषणा की थी। तो उसी के अकॉर्डिंग आरबीआई ने इस पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो अब हम जानते हैं ई रुपीज क्या है। ई रुपी एक सॉवरेन पेपर करेंसी है, बट इन द डिजिटल फॉर्म। इसका मतलब जो आपका सभी पैसे हैं, 10 का नोट, 20 का नोट, वैसा ही सेम पेपर करेंसी होगी, पर वो डिजिटल फॉर्म में होगी। और वो जैसे आप अभी अपनी करेंसी यूज कर पा रहे हो, वैसे ही आप इसको भी यूज कर पाओगे। और ये एक एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ पेमेंट होगा, एक लीगल टेंडर होगा, और ये सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू होगा। मतलब अभी जो आपके पास जो पैसे हैं, नोट है, उसके बराबर इसका यूज होगा, उसके बराबर इसके लीगल टेंडर होगा, उसके बराबर इसकी सिक्योरिटी होगी। मतलब यूसेज में दोनों बराबर ही होंगे। अब इसके फीचर्स जान लेते हैं। ये लायबिलिटी होगा सेंट्रल बैंक के बैलेंस शीट में। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो हमारे देश में लिक्विडिटी होती है, जितने भी सर्कुलेशन में होता है हमारा पैसा, वो सेंट्रल बैंक के बैलेंस शीट में होता है। तो ये ई रुपए भी सेंट्रल बैंक के ऊपर एक लायबिलिटी होगी। उसके बाद अब ये देखना है कि ई रुपए को या तो टोकन बेस्ड के रूप में इंप्लीमेंट किया जाएगा या फिर अकाउंट बेस्ड में। टोकन बेस्ड में क्या होगा कि सपोज करो आपके पास में एक ई रुपी है, एक डिजिटल फॉर्म में करेंसी है। तो अभी सपोज करो उसकी वैल्यू 10 है, तो आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो।
वो नोट आपके पास कहाँ से आया, आप कहाँ यूज कर रहे हो, उसका कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, ट्रांजेक्शन डाटा जरूर होगा, बट वो किससे पास आपको मिला वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। वो स्टैंड अलोन एक नोट होगा, एक करेंसी होगी जिसको आप यूज कर रहे हो। पर ये अकाउंट बेस में क्या होगा ना कि उसमें आपका ओनरशिप, आपका जो डिटेल्स होंगी वो भी वेरीफाई किए जा सकते हैं। सपोज आप 10 रुपए यूज कर रहे हो, तो हम ये भी पता कर सकते हैं 10 रुपए किस अकाउंट से आए हैं। तो यहाँ पे अकाउंट बेस को ज्यादा मान्यता दी गई है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो ये दरअसल टोकन बेस्ड जो सीबीडीसी है ये रिटेल पेमेंट के लिए उपयोगी है, और ये जो अकाउंट बेस्ड सिस्टम है ये होलसेल पेमेंट के लिए उपयोगी है। आरबीआई का स्टैंड हमको पता ही है कि वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से अगेंस्ट रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। आरबीआई कोई रेगुलेशन कर नहीं पा रहा था, ठीक है, सेंट्रल बैंक के अंडर वो आते नहीं है। तो इसीलिए इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वो अच्छा नहीं था, इसलिए क्रिप्टो करेंसी पर एक तरीके का बैन लगाने की कोशिश की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वो मना कर दिया, पर हाँ ये हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस जरूर देखा गया, 105 कंट्री फिलहाल उसको यूज कर रही है डिजिटल करेंसी को। तो इसलिए इंडिया भी इस पर पीछे नहीं रहना चाहता और जल्द से जल्द अपने डिजिटल करेंसी को यूज करना चाहता है। अब इसके फायदे क्या होंगे? एक तो कल्चरल शिफ्ट आएगा, वर्चुअल करेंसी को ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करेंगे। तो क्या होगा, हमारी जो जब प्रिंटिंग कॉस्ट होती थी नोट की, तो उसमें कॉस्ट कम होगी, तो उसमें हमारा पैसा बचेगा और ज्यादा इजी एक्सेस हो सकेगा। ठीक है, उसके बाद में करप्शन कम हो सकता है, क्योंकि जनरली जो लोग ब्लैक मनी रखते हैं अपने पास में करोड़ों रुपए, वो अब आप अपने अकाउंट में स्टोर करोगे तो वो आरबीआई और बैंकों की नजर में होगा, इनकम टैक्स उसको नजर रख सकती है। तो ये हमारे लिए अच्छा है। पेमेंट करने में आसानी रहती है। अभी आप अपने यूपीआई से पेमेंट कर देते हो ना, कहीं पे भी जाके, तो इससे आपको, जब आपके पास में डिजिटल करेंसी होगी तो आपको नोट रखने की झंझट नहीं रहेगी, पैसा घूम जाए, वॉलेट घूम जाए, वो दिक्कत नहीं रहेगी। पर हाँ, इसमें भी या फिर साइबर थ्रेट की जो कमजोरी है वो इसमें देखने को मिलेगी। और चैलेंजेस का ऐसा प्राइवेसी कंसर्न बताया जा रहा है कि भाई आरबीआई को तो पता होगा ना कि ये नोट कहाँ से आया है, कौन इसको कहाँ यूज कर रहा है। तो आप तो, जो आपका जो फाइनेंशियल प्राइवेसी होती थी कि मैं 10 रुपए यहाँ खर्च कर रहा हूँ, मैं पानी पता से खा रहा हूँ, तो मैं आरबीआई को क्यों पता चले मैं क्या कर रहा हूँ पैसों से? ठीक है ना, अनलेस अनटिल को बहुत बड़ा अमाउंट हो जाए तो समझ में आता है। पर ये एक प्राइवेसी कंसर्न भी है। डिजिटल डिवाइड, अभी भी आप रूरल लोगों के पास जाओगे तो उनके पास एक तो अकाउंट नहीं होगा, अकाउंट होगा तो फंक्शनल नहीं होगा। अभी भी यूपीआई वो इतना इजी तरीके से एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो एक डिजिटल डिवाइड देखने को मिल रहा है। लो फाइनेंशियल लिटरेसी, फास्टर ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का ऐसा है ना कि जितनी जल्दी आ रही है उतनी जल्दी ऑब्सोलीट भी होती जा रही है। क्या पता ये जो हम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो सोच रहे हैं वो कल से ऑब्सोलीट हो जाए और हम जो डिजिटल रुपीस लेके आ जाएं, और वो जिसके ऊपर जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बेस्ड हो वही टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाएगी, तो हमें फिर से नया सोचना पड़ेगा। तो एक स्टेबिलिटी नहीं रहती है मार्केट में लिक्विडिटी को लेकर, तो हमें इस बारे में भी सोचना होगा। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज गुजरात के मोढेरा विलेज को लेकर है। क्यों ये न्यूज में है? दरअसल जो मोढेरा विलेज है गुजरात का, वो फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज होगा हमारे देश का। तो अब ये मोढेरा की लोकेशन क्या है? ये मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के। ठीक है, और ये कंट्री का पहला ऐसा विलेज है जो पूरा सोलर पावर से लेस्ड होगा। तो दिन में क्या होगा कि जो विलेजेस में जो घर हैं उनके ऊपर जो सोलर पैनल लगे होंगे, उससे ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे, और रात में जो एनर्जी आएगी वो इससे आएगी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से आएगी। बेस से जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो बची है उसको हम एक बैटरी में स्टोर करेंगे और वही हम नाइट में यूज करेंगे। तो डे नाइट में इतना फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा मोढेरा विलेज के बारे में। पर मोढेरा, आपको पता है कि यूपीएससी ने एक बार एग्जाम में पूछा था मोढेरा के बारे में कि मोढेरा एक सन टेम्पल है या नहीं है। तो हाँ, मोढेरा एक सन टेम्पल है। ये कब बना था? 1026-27 ईस्वी में। किसके रेन में बना था? भीमा वन ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। तो ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। मैप में आप देख रहे हो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पे मोढेरा विलेज है, जो कि अभी फर्स्ट सोलर पावर विलेज भी है, और यहीं पे सन टेम्पल भी है जो कि भीमा वन ने बनाया था चालुक्य डायनेस्टी में। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज हमारी लद्दाख से है। क्या खास है लद्दाख में? दरअसल जो लद्दाख में हनले है, एक विलेज है जहां पर डार्क स्काई रिजर्व बनाने की परियोजना चल रही है या प्रोजेक्ट चल रहा है। और जो हमारी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है वो लद्दाख गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसका ग्राउंड वर्क बनाने में लगी है, जिससे कि जो इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है वो इसे, हनले को, इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व की मान्यता दे दे। अब आप देख लेते हैं हनले कहाँ पर है। दरअसल ये जो जस्कार की जो रेंज है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये हनले डार्क स्काई रिजर्व जो बनाने के लिए प्रस्तावित है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये स्काई डार्क स्काई रिजर्व क्या है और हनले में ही क्यों डार्क स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है। तो डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है कि एक ऐसा एरिया होता है जो कि कोई सी नेशनल पार्क के सराउंडेड हो या फिर ऑब्जर्वेटरी के आसपास हो, जो कि आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करे। आपको पता है सिटीज में, आप दिल्ली मुंबई चले जाओ, रात में भी इतनी लाइटें रहती है, इतने व्हीकल्स होते हैं, उनकी लाइट होती है कि आप आसमान को ठीक से देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, इससे जो हमारे जो पशु पक्षी हैं जो उड़ते हैं रात में, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये लाइट पोल्यूशन तो है, पर क्या होता है ना कि हम ठीक से अपने स्काई को देख भी नहीं पाते हैं। तो
अगर आपको जो हमारा अंतरिक्ष है, हमारी स्काई है, आपको ठीक से उसको देखना है, तो आपको ऐसा एरिया बनाना होगा जहाँ पर आप इसकी लाइट पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो क्या होगा ना, इससे एक तो एस्ट्रोनॉमी के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी और जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस होगी उसको ठीक से कर पाएँगे। अब ये जान लेते हैं कि इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन क्या है? ये यूएस बेस्ड है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो डेजिग्नेट देती है, जो सर्टिफाइड करती है कि ये इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व होगा। किसी प्लेस को, पार्क्स को, सेंचुरीज को, रिजर्व को, ठीक है? तो उनको ये डार्क स्काई रिजर्व की मान्यता देती है। अभी तक इंडिया में एक भी ऐसा डार्क स्काई रिजर्व नहीं है, तो पहला ये हनले में होने जा रहा है। तो हनले क्यों? क्योंकि आपको पता है लद्दाख जो है वो समुद्र तल से 14,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो ऑलरेडी वो काफी ऊपर है, ठीक है? उसके बाद ये एक ड्राई कोल्ड डेजर्ट है, स्पार्स ह्यूमन पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है तो ज्यादा लाइट भी नहीं होगी, ज्यादा व्हीकल भी नहीं होंगे, तो पॉल्यूशन होने की संभावना भी कम होगी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये क्लाउडलेस स्काई यहाँ पे ज्यादा विजिबल होता है। मतलब क्या होता है ना कि आप सिटीज में देखोगे तो क्लाउड जब आते हैं तो आप ठीक से स्काई देख नहीं पाओगे, पर लद्दाख इतनी ऊंचाई पे होता है कि ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिलते नहीं है, इसलिए आप अंतरिक्ष को या स्काई को आप इजिली देख पाओगे। और वहाँ पे जो लो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है, जब वाटर वेपर कम होता है तो जो आपके बादल होते हैं वो भी कम बनते हैं। That's why it is the best sites in the world for optical, infrared, sub millimeter and millimeter wavelength। तो यहाँ पर अच्छे से आप एक ऑब्जर्वेटरी बना सकते हो जिसमें आप अपने जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो आप ऑब्जर्वेशन है वो अच्छे से कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है लद्दाख के हनले को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि वो अंतरिक्ष में अगर पर्यटन टूरिज्म डेवलप करना है, लोगों में एस्ट्रोनॉमी को लेकर जागरूकता पैदा करनी है, तो लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, लोग यहाँ पर और आएंगे ये देखने के लिए। तो इसीलिए ये न्यूज हमारे लिए जरूरी है कि हनले कहाँ पर है, हनले को क्यों डार्क स्काई रिजर्व बना जा रहा है। और यूपी से डायरेक्टली पूछ सकती है डार्क स्काई रिजर्व है क्या है, कि एक ऐसा प्लेस है जो कि आपको अंतरिक्ष या स्काई का एक क्लियर विजिबिलिटी देता है, ताकि एस्ट्रोनॉमी की आप ऑब्जर्वेशन कर सको, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड टूरिज्म डेवलप हो सके, ठीक है? तो ये आपका डार्क स्काई रिजर्व हो गया। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज है वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के ऊपर है। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज करी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स। ये रिपोर्ट रिलीज करी है वर्ल्ड बैंक ने। इसका मेन फाइंडिंग ये है कि जो 2020 में, अकेले सिर्फ 2020 में 70 मिलियन लोग जो हैं वो वापस से गरीबी का शिकार हो गए पूरे विश्व भर में। सिर्फ एक साल में 70 मिलियन लोग वापस से गरीबी रेखा में चले गए हैं। तो ये एक शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि इससे पहले एक साल में इतना बड़ा नंबर कभी भी गरीबी में नहीं गया था। तो ऑब्वियस बात है, सबसे बड़ी जो वजह थी वो कोविड पेंडेमिक था। इस रिपोर्ट ने इंडिया के ऊपर क्या फाइंडिंग दी है कि प्रीवियसली 2017 में ऐसे लोग जो प्रतिदिन $1.90 से कम कमाते थे उनकी संख्या 10.4% थी। मतलब इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। पर यही नंबर 2017 के बाद से 13.6% हो गया है। मतलब अब 13% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो $1.90 के आसपास उनके प्रतिदिन की इनकम है। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो पॉवर्टी है वो बढ़ी है, ना कि कम हुई है। तो इसकी अन्य फाइंडिंग्स क्या-क्या है? वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2015 तक हमने जो वर्ल्ड की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी उसको आधा कर दिया था, 50% उसको रिड्यूस कर दिया था। पर हुआ क्या, 2015 के बाद से गरीबी कम तो हुई, पर ये 2020 के बाद एकदम से रिवर्स हो गई। क्यों? क्योंकि कोविड पैंडेमिक देखने को मिला और यूक्रेन वॉर देखने को मिला। तो ये पहली बार हमने रिवर्स फिनोमेना देखा है कि जो गरीबी हम कम करते जा रहे थे वो एकदम से बढ़ने लगी है। तो इससे नुकसान ये हो रहा है कि जो 2030 का हमने टारगेट रखा था कि हमें एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म कर देना है, वो अब हम खत्म नहीं कर पाएंगे, हमारा जो एसडीजी का टारगेट था। तो ये एक नुकसान होने वाला है। और जो 2020 में 70 मिलियन लोग वापस से गरीबी में गए हैं, वो लार्जेस्ट वन ईयर इंक्रीज है सिंस ग्लोबल पॉवर्टी मॉनिटरिंग बिगन इन 1990। 1990 के बाद पहली बार ऐसा देखा गया कि एक साल में 70 मिलियन लोग वापस से गरीबी का शिकार हो गए हैं। एक फिनोमेना ये भी देखने को मिला कि जो पुअरेस्ट पीपल थे उनको सबसे ज्यादा मार पड़ी पेंडेमिक की। ऑब्वियस सी बात है, वो हेल्थ को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, वो एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो ऑलरेडी पुअर थे, और उनके पास में सोशल सिक्योरिटीज भी नहीं होती है, ना इंश्योरेंस होती है, ना पेंशन की खास उनके पास में एक्सेस होता है। तो इससे पॉवर्टी के उस साइकिल में फंस जाते हैं। इससे जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है वो फर्स्ट टाइम वापस से राइज हुई इन डिकेड, मतलब 10 साल में पहली बार हमने देखा है कि ग्लोबल इनइक्वालिटी भी बढ़ गई है। और जो ग्लोबल मीडियन इनकम थी 2020 में वो 4% से डिक्लाइन हो गई है। और ये भी फर्स्ट टाइम देखा गया है कि 1990 के बाद से कि हमारी जो ग्लोबल मीडियन इनकम है वो डिक्लाइन हुई है। तो यूपीएससी ऐसी स्टेटमेंट पूछ सकता है कि क्या 1990 के बाद में कभी भी हमारी ग्लोबल मीडियन इनकम कभी भी डिक्लाइन नहीं हुई है? तो ये स्टेटमेंट सही होता, पर ये 2020 में ये स्टेटमेंट अब गलत हो जाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी जनरली पूछ लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने कुछ सजेशन भी दिए हैं कि आप टारगेटेड कैश ट्रांसफर्स को चुनिए। जैसे आप किसान सम्मान निधि योजना देते हो 6,000 रुपए साल भर में, ठीक है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, तो वैसे ही आप उनको टारगेटेड कैश बेनिफिट दो, ना कि कोई सब्सिडी दो। आप इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दे देते हो, एलपीजी में सब्सिडी देते हो, तो वो क्या लीक होती है और वो टारगेटेड नहीं होती है। तो इससे स्टेट पर बर्डन भी पड़ता है और इसका खास
आउटपुट भी नहीं मिल पाता है। दूसरा, प्रायोरिटाइज कीजिए अपने पब्लिक स्पेंडिंग को, ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को फोकस रखा जाए। आप हेल्थ में इन्वेस्ट कीजिए, आप एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए, आप कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप कीजिए, आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप कीजिए, आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को टारगेट किया जा सके। उसके बाद जो थर्ड है वो टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की बात कर रहा है। आप ऐसा मत कीजिए कि पुअर लोगों पर बर्डन है, कि इनडायरेक्ट टैक्स की वजह आप डायरेक्ट टैक्स को और ज्यादा कलेक्ट कीजिए। क्योंकि जो पेंडेमिक था उसमें भी आपने देखा, जो अमीर लोग थे, जो रिच लोग थे, उन्होंने ज्यादा इसका फायदा उठाया, वो ज्यादा अमीर हुए। तो आप उन पर टैक्स कर सकते हो। तो ये 3 आप सजेशन थी जो यूपीएससी में आप अपने मेंस के आंसर में इसको लिख सकते हो, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक की सजेशन है। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज़ चीता को लेकर है। आपको पता है कि नामीबिया से हम 8 चीते हमारे देश में लेके आए हैं, ठीक है? और ये जानने वाली बात है कि हम इन चीतों को क्यों लेकर आए हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जो ओपन ग्रासलैंड जो इकोलॉजी होती है, जो ग्रासलैंड बायोडायवर्सिटी होती है, उनके लिए चीता बहुत एक इम्पोर्टेंट स्पीशीज है। ये एक ऐसा प्रेडेटर है जो अपने प्रे स्पीशीज को खाता है, मतलब ऐसे प्रे स्पीशीज जो हर्बीवायर्स हैं, जो ग्रास को फीड करते हैं। तो अब क्या होगा ना, कि ये एक फूड चेन होती है। तो अगर चीता नहीं होगा, तो जो हर्बीवायर्स होंगे, जैसे चीतल, हिरण, ये सब हर्बीवायर्स हैं। अगर इनकी संख्या ज्यादा बढ़ती गई, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो हमारे ग्रासलैंड की जो बायोडायवर्सिटी है वो खराब हो जाएगी। ठीक है? वो जो इकोसिस्टम है ग्रास का, वो खत्म हो जाएगा। वो जो सॉइल इरोजन देखने को मिलेगा। तो फूड चेन को सस्टेन करने के लिए, हमारी जो ग्रास बायोडायवर्सिटी को सस्टेन करने के लिए, ये चीता का आना जरूरी था। तो अभी इन चीता के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक टास्क फोर्स बनाया गया, जो चीता के इंट्रोडक्शन को और उनके पूरी अडेप्टेशन को मॉनिटर करेगा। और उनके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो चीता टास्क फोर्स ही लेगी। तो ये 2 साल के लिए काम करेगी। और इसको हेल्प कौन करेगा? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसके हेड हम पीएम खुद होते हैं। ठीक है? और चीता टास्क फोर्स का जो पहला टास्क ये होगा कि वो जितने भी चीता लाए हैं उनके प्रोग्रेस को देखना, मॉनिटर करना, और कब उन्हें छोड़ना है, कब उन्हें ओपन फॉरेस्ट में छोड़ना है, ये डिसीजन भी ये टास्क फोर्स लेगी। उनकी हंटिंग स्किल को मॉनिटर करना, वो कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं कोनों में, ये देखते रहना। उनके रिलीज के बाद उनको मॉनिटर करना, और इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये भी सजेस्ट करना कि कैसे रेगुलेट किया जाए। एकदम से नहीं लोग आ जाए और चीता डरने लग जाए। और जो चीता मित्रास हैं, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, उनके साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करना, ताकि चीता को लेकर अवेयरनेस बढ़ाई जा सके और उनके प्रोटेक्शन को लेकर इंपॉर्टेंट कदम लिए जा सके। तो ये चीता टास्क फोर्स के रिलेटेड न्यूज थी। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज नोबेल पीस प्राइज को लेकर है। जैसा कि आपको पता है कि नोबेल पीस प्राइज की घोषणा हो चुकी है। ये जॉइंटली किसको मिला है? बेलारूस की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है एलेस बेलेट्स्की। उसके बाद रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और यूक्रेन की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है इस साल का नोबेल पीस प्राइज। ये कौन देता है? नॉर्वे की नोबेल कमेटी देती है, ओस्लो में। अब हमें ये जानना है कि इंडिया में किसको नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था लिटरेचर में। इसके बाद 1930 में सीवी रमन को मिला था फिजिक्स में। उसके बाद हरगोविंद खुराना मेडिसिन में मिला था। और 1979 में मदर टेरेसा को मिला था पीस प्राइज। तो जो पीस प्राइज है वो मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी को मिला है हमारे देश में पीस प्राइज। उसके बाद आप देखोगे 1983 में चंद्रशेखर जी को फिजिक्स में। उसके बाद 1998 में अमर सेन को इकोनॉमिक्स में। उसके बाद वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला था केमिस्ट्री में 2009 में। और फाइनली 2014 में लास्ट टाइम कैलाश सत्यार्थी को मिला था नोबेल पीस प्राइज। तो ये हमें नाम याद रखना, यूपीएससी कभी किसी स्टेटमेंट में पूछ सकती है किसी ऑप्शन में, तो हमें ये पता होना चाहिए। और इस साल जो पीस प्राइज मिला है वो ये शो करता है कि कैसे इन लोगों ने लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए एफर्ट लिए। इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया कि कैसे वार क्राइम हुआ, ह्यूमन राइट का अब्यूज कैसे हो रहा था, अब्यूज ऑफ पावर को इन्होंने डॉक्यूमेंट किया, ताकि वर्ल्ड कम्युनिटी को पता चल सके कि कैसे ये वार क्राइम हो रहा है, लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। और इन लोगों ने एक तरीके का ये शो किया है कि कैसे डेमोक्रेसी में सिविल सोसाइटी के लिए पीस बहुत जरूरी है। ऐसे और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन किया जा रहा है, जिसमें आपको 2 डेडिकेटेड मेंटर्स मिलेंगे। एक मेंटर्स आपको एकेडमिक मेंटर होगा, दूसरा मेंटर्स आपका फॉलो अप मेंटर होगा, जो आपकी स्टडी को और जो आपको टाइम टेबल दिया गया है उसके प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा। उसके अलावा एक पीवाईक्यू बेस्ड मेंस लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी रन किया जा रहा है, जिसमें आपको लाइव आंसर राइटिंग कराई जाएगी। जो यूपीएससी ने पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे हैं, वो थीम वाइज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा एक करंट अफेयर का प्रोग्राम भी है, समाचार वाणी वीकली है। जो भी करंट अफेयर हुए हैं वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा फिलोसॉफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी की ऑप्शनल क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। और अन्य जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।